नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से क्षमा याचना करते हुए शुक्रवार को सुबह तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया और इस ऐलान के साथ ही वापस लो गैंग सक्रिय हो गया। आज मैं आप पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। उम्मीद करते हैं कि सरकार ने जो ये रवैया बदला है अपना कृषि कानूनों को वापस लेकर, हम समझते हैं कि आगे तक जाना चाहिए और सरकार को सीएए एनआरसी के बारे में भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं समझता हूं उसी तरीके से सीएए एनआरसी का कानून भी जो है प्रधानमंत्री को अपना दिल बड़ा करके वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि जो कानून बनाया गया है उसमें जो देखा गया है अभी हमारे सामने कि जो आसाम में नतीजा आया है वो किसी एक जात की बात नहीं है, एक फिरके की बात, एक समुदाय की बात नहीं है। उससे सब लोग परेशान हैं, हर कौम का, हर जात का शख्स परेशान है, आहत है। तो उसी तरीके से अगर इसको भी वापस ले लिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। और मैं ये कहता हूँ कि कृषि कानून के साथ साथ इसको भी इसी सत्र, जो ये अभी सत्र शुरू होने जा रहा है 29 नवंबर से, इसमें इसको भी वापस कर लेना चाहिए। हम वज़ीर आज़म से ये गुजारिश करते हैं कि सीए और एनआरसी के नाम पर जो काला कानून पास किया गया है उसको भी कहीं ना कहीं वापस लेने की ज़रूरत है, इसलिए कि ये कानून हमारे मुल्क के संविधान के ख़िलाफ़ है, दस्तूर के ख़िलाफ़ है और बड़े पैमाने पर मज़हब की बुनियाद पर तफरीक करने वाला कानून है। सीए एनआरसी से भी ना तो किसी मुसलमान को फ़ायदा है, ना मुल्क को फ़ायदा है, ना मुल्क के अंदर रहने वालों को फ़ायदा है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करेंगे कि सीए और एनआरसी के कानूनों को ख़त्म किया जाए, इनको रद्द किया जाए। मैं ये माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ और मैं समझता हूँ कि हमारी इन बातों पर माननीय प्रधानमंत्री जी तवज्जो देंगे। तो वापस लो गैंग के सदस्य कुछ कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़ गए हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मांग की है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली की जाए। वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए और एनआरसी पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने बीएसएफ को दिए गए अधिकार क्षेत्र की वापसी की मांग रखी है। यानी वापस लो गैंग एक बार फिर से एक्टिव है और वापस लो गैंग में शामिल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सरकार को भारत चीन सीमा विवाद पर घेरना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार चीन के कब्जे पर सच बोले। इसका मतलब यह हुआ कि किसान कानून वापस होने पर सरकार एक तरह से बैकफुट पर है और विपक्ष फ्रंट फुट पर। इसी पर चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल होगा, एक्सपर्ट्स का पैनल होगा, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये अब जो सरकार का स्टैंड है वो एक तरह से अब उन्हीं के लिए एक मुसीबत का सबब बन गया है, क्योंकि जो वापस लो गैंग है वो सक्रिय हो चुका है। मिलवा देते हैं आपको खास मेहमानों से। मेरे साथ में इस समय बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह मेरे साथ में जुड़े हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता इफ्रा जान मेरे साथ में है और राजनीतिक विश्लेषक शहजाद पूनावाला मेरे साथ में है, तस्लीम अहमद रहमानी मेरे साथ में है जो कि मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरपी सिंह साहब, मैं आप ही से शुरू करना चाहूंगी। आपको लगता है कि जिस कानून को लेकर आपने, केंद्र सरकार ने जमकर ताल ठोकी, कानूनों के अगर किसानों की बात करें तो उनके हित की बात की गई, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि चुनावी नफे को ध्यान में रखते हुए इस तरह से ये कानून वापस लिया गया और यही अब मुसीबत बन रहा है। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है, ये जब कानून वापस लेने की बात प्रधानमंत्री जी ने कल गुनादेव जी के गुरुत्व पर करी, वो इसलिए करी कि कुछ लोगों को वो नहीं समझा पाए, हम लोग नहीं समझा पाए, जिसमें मैं भी हिस्सा हूँ, हम लोग नहीं समझा पाए, और खास करके पंजाब के किसानों को सबसे ज्यादा अधूरे हम नहीं समझा पाए। अब ये पूरा जो मसला किसानों का मसला है, इसको राजनीतिक रंग भी दिया गया, इसको धार्मिक रंग भी दिया गया।
पंजाब आगे एक बड़े ऐसे दौर से गुजर चुका है जहां पे पंजाब में बहुत कष्ट रहा और एक ऐसे राजनीतिक दौर में रहा जिसके कारण से जो कांग्रेस के कारण से पंजाब को मिला और उसके चलते हुए पंजाब में जो हुआ सबको जानकारी है। कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार जो थोड़ी भी संवेदनशील होगी वो नहीं चाहेगी कि देश के अंदर सबसे ज्यादा जो राष्ट्रभक्त कौम है वो एक बहकावे में वो कृषि कानून को सिखों का इशू बना दिया गया। हालांकि वो था नहीं, कृषि कानून देश के हित में थे, तो आरपी सिंह साहब कहां पर वो कमी कहां लगी? क्योंकि ये भी कहा गया खासतौर से इस पूरे कानून को जनता तक पहुंचाने के लिए, किसानों को समझाने के लिए हर कोशिश की गई, एडवर्टीजमेंट्स हो, जागरूकता हो, बल्कि पूरी टीम किसानों को समझाने की कोशिश में जुटी, कई मर्तबा बातचीत की गई, लेकिन इसके बावजूद क्या लगता है कहां ऐसी कमी रही कि वो 20% किसानों की वजह से इस पूरे कानून को एक तरह से स्टेप बैक करना पड़ा, उसके लिए स्टेप बैक करना पड़ा? आपको नहीं लगता कि एक तरह से एक जिन को आपने बॉटल से निकाल दिया है अब जो चारों तरफ मंडरा रहा है? मैं उस जिन पे भी अभी बात करूंगा, पर तुम समझिए जी, पंजाब का किसान उद्दोलित था, हिमाचल का किसान उद्दोलित नहीं था, जम्मू कश्मीर का किसान उसमें उद्दोलित नहीं था, वो इस कानून के पक्ष में थे दोनों प्रदेशों के किसान। ठीक है। राजस्थान का कुछ राजनीतिक शरारत छोड़ दिए, अन्यथा सारा किसान इस कानून के, मैं एक दीजिए एक बात नहीं आरपी जी, आप ही से इसी सवाल को आगे बढ़ा रही हूँ कि ठीक है एक तबका असंतुष्ट था, इस वजह से कानून वापस लिया। अब ऐसे तो असंतुष्टता के स्वर हर तरफ से उठने लगे हैं ना, यही बात है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। आप जब बाकी जगह पे करेंगे विषय, अभी मैं आपके जो शुरू में आपने कैसो चलाया उसमें आपने सीए का और एनआरसी के लिए लोगों की बात करते हुए बताया। अब मुझे बता दीजिए सीए और एनआरसी का किसी भी देश के मुसलमान से क्या लेना, किसी देश के मुसलमान के साथ क्या नुकसान हो रहा है ये बता दीजिए। अभी हाल में जो अफगानिस्तान में हमारे साथ सिखों का जो हुआ, कल भी वहां से एक अफगानी सिख को, 2 अफगानी सिखों को लाया गया, एक ग्रंथी साहब और एक पुराने सांसद थे, उनको लाया गया वहां से और उनको यहाँ देश में लाकर उनको यहाँ पे सुरक्षा दी जाएगी। तो नुकसान तो वहां पर, दिक्कत तो वहां पर सिखों को या हिंदुओं को है अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, वहां किसी मुसलमान को दिक्कत तो होती नहीं। वहां से कोई थोड़ा मुसलमान कह रहे कि हमको दिक्कत है यहाँ पर, इसलिए वो हिंदुस्तान आना चाहते हैं। तो असली बात यह है कि अलग अलग कानूनों के अलग अलग विषय हैं। इस कानून में जैसे कहा ना कि प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन आरपी सिंह साहब इस कानून को जब आपने स्टेप बैक किया तो सिर्फ कृषि कानून नहीं बल्कि सीएए 370 में, अगर हम पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एक साथ एक सुर में यहाँ पर आ गई कि 370 वापस देना चाहिए। मेरी साथ में इस समय जो इफ्रा जान भी हैं उनका भी जिक्र कर लेती हूँ। इफ्रा जी, अगर हम 370 की बात करते हैं, देश भर में पहले किसानों की असंतुष्टि के चलते अगर एक तरफ ये किसान आंदोलन हुआ या फिर किसानों से जुड़ा हुआ कानून वापस लिया गया, तो बाकी पॉलिसीज को हम उसमें एक साथ कैसे ला सकते हैं, एक तराजू में कैसे तौल सकते हैं? देखिए, जब कृषि कानूनों को वापस लिया गया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इनको देश हित में वापस लिया गया। जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, अगर आप तब से अभी तक की सिचुएशन जम्मू और कश्मीर में देखेंगी तो यहाँ पे जो बचे कुचे कश्मीरी पंडित थे वो भी चले गए, हम सभी लोगों ने देखा। जो यहाँ पे बेरोजगारी थी 2010 में 3% थी, आज 2021 में 22% बेरोजगारी हो गई, यानी 400% बेरोजगारी बढ़ गई है। श्रीनगर जो एक टेरर फ्री जोन था, एक मिलिटेंसी फ्री जोन माना जाता था, आज श्रीनगर में आए दिन सुबह शाम एनकाउंटर होते रहते हैं। इंडिया का जो सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया में था कि एक डिप्लोमेसी की तरह जाना जाता था, एक डेमोक्रेसी। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप किन आंकड़ों के साथ में बात कर रही हैं। मैंने भी जी मैं भी बताऊं, जो 2019 से पहले के, अगर आप उसी श्रीनगर की बात कर रही हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं हमारे सामने थी और ये आंकड़े दर्शाते हैं 370 के बाद में 90% घटनाएं कम हुई हैं। ऐसे मैं नहीं बात कर पाऊंगी, ऐसे में बात जी, तो आप भी लॉजिकल, आप वो तथ्य रखिए ना। आप लॉजिक समझेंगी तो समझा रही हूँ ना, बात करने देंगी तभी समझा पाऊंगी ना। तो अगर आप आर्टिकल 370 को हटने को देखेंगी, चाहे बेरोजगारी में 400% इंक्रीज, चाहे श्रीनगर जो अभी तक टेरर फ्री जोन माना जाता था टेररिज्म का गढ़ बन गया है, चाहे कश्मीरी पंडित जो जितने बचे कुचे थे वो भी भाग गए, चाहे इंडिया की इंटरनेशनल इमेज जो गांधी जी के नाम से जानी जाती थी, जो डेमोक्रेसी के नाम से जानी जाती थी, आज हम लोगों को एक अथॉरिटेरियन कंट्री की तरह देखा जा रहा है, हमारा सॉफ्ट पावर कम हो गया है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि सच में देश हित में उन्होंने
उन्होंने कृषि कानून वापस लिए हैं, ना कि चुनाव हित में कृषि कानून वापस लिए हैं, तो फिर उनको आर्टिकल 370 एब्रोगेशन वापस लेना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने चुनाव हित में कानून वापस लिए हैं कि पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अगर ये चुनावी हित का डिसीजन है तो ऑब्वियसली वो आर्टिकल 370 को वापस नहीं लेंगे। लेकिन अगर बीजेपी देश हित में काम करती है तो ऑब्वियसली 2 साल बाद आज बच्चे के सामने सिचुएशन क्लियर है कि आर्टिकल 370 एब्रोगेशन देश हित में नहीं था। बिल्कुल इफ्रा, लेकिन ये भी हमें जो अभी हालात है वो समझना चाहिए कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में चाहे बात इन्वेस्टमेंट हो, विकासशील जम्मू कश्मीर बनाने को लेकर कोशिश है। ठीक है शहजाद, आपका भी मैं रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से नागरिकों को मत समझाइए, हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे पिछले 30 साल से रहे हैं, हमको मत समझाइए हमारी सिचुएशन। बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी सामने आती। शहजाद, जिस तरह से विवाद होता रहा और इस विवाद के चलते, आंदोलन के चलते, दबाव के चलते जो भी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि किसान आंदोलन के बाद में जो कृषि कानून है वो सरकार ने वापस लिया, इसका प्रभाव अन्य पॉलिसीज पर कैसे पड़ सकता है? और क्या आपको लगता है कि विपक्ष को एक तरह से एक तरीका मिल गया है, एक हथियार मिल गया है? किसान कानून बहाना है, दरअसल इनको तुष्टीकरण की राजनीति अपनाना है और इसीलिए पाकिस्तान से आए प्रताड़ित हिंदुओं को जगह ना मिले इस देश में, इसलिए सीए का विरोध हो रहा है। दलितों को, महिलाओं को जम्मू कश्मीर में अधिकार ना मिले, इसलिए 370 को वापस लागू करने की बात हो रही है। मैं मेरी बहन इफ्रा से पूछना चाहता हूँ, अगर सब कुछ नॉर्मल था जम्मू कश्मीर में तो वहाँ पे लोग जो पत्थर उठाते थे वो वैचारिक रूप से उठाते थे, मतलब वो आइडियोलॉजी के चलते करते थे। जो जम्मू कश्मीर के पंडितों को भगाया गया वो उनकी आइडियोलॉजी थी, वो उनकी सोच थी, ये उनको मानना चाहिए। दूसरी बात, आज जो 370 हटाए तो बीडीसी के चुनाव हुए, उसमें अवाम आकर वोट करती है। 1 लाख करोड़ का बजट दिया गया, 12,000 करोड़ का केपेक्स बजट दिया गया। आज ऐतिहासिक रूप से 106 कानून लागू हो चुके हैं। आज वहाँ पे वाल्मीकि समाज को अधिकार मिला है जो 70 सालों तक इफ्रा जहां की कौम ने उनको नहीं दिया था। आज वहाँ पर इफ्रा जहां अगर कोई बिहारी या किसी और व्यक्ति से शादी करती है तो उनके बच्चों को अधिकार मिलेगा, जो इससे पहले नहीं था। ये हकीकत बदली है, पर ये इफ्रा जहां नहीं मानेगी, ये क्योंकि इनके अंदर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति है। चुनाव की बात, एक सेकेंड इफ्रा, मैंने आपसे पीछे नहीं बोला। चुनाव की बात करते, असम में बीजेपी जीती, बंगाल में बीजेपी की बढ़त हुई, गुजरात और यूपी के स्थानीय चुनाव में बीजेपी आगे बढ़ी, तो इसका मतलब ये है कि किसानों का वहां पे मुद्दे नहीं थे और असम में तो जीत मिली, तो फिर सीए का कानून तो लागू करना चाहिए क्योंकि असम से एंडोर्समेंट मिला है, गुजरात से एंडोर्समेंट मिला है। तो आप किस तरीके से बोलते हैं? देखिए, एक नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को रखते हुए पॉलिटिकल इंटरेस्ट को दूर रखा गया, पर ये लोग अपने परिवार के इंटरेस्ट को और केवल अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ऊपर रखना चाहते हैं, इसलिए 370 की बहाली चाहते हैं। बिल्कुल, विकासवादी प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है जम्मू कश्मीर में। इफ्रा, मैं तस्लीम अहमद रहमानी साहब को भी इसमें शामिल करना चाहूंगी। तस्लीम जी, जो कानून अभी मूल रूप में आया भी ना हो, उसको लेकर लगातार विवाद हुआ, उसको लेकर लगातार अब एक बार फिर से विरोध के सुर कैसे उठा सकते हैं आप? आपको ऐसा लगता है कि क्या अन्य पॉलिसीज कृषि कानून के मुकाबले आप उसको अन्य पॉलिसीज के एक तराजू में तोल रहे हैं? अरे भाई, रहमानी साहब, मैं अपने मुल्क भर के किसानों को इतने खूबसूरत डेमोक्रेटिक और सेक्रीफाइसफुल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए सलाम उनकी खिदमत में पेश करता हूं। हमने ये ऐसा मूवमेंट या तो अंग्रेज़ों के ज़माने में देखा था जब ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ पूरा मुल्क इकट्ठा होकर कुर्बानियाँ दे रहा था, या अब देखा है जहां 700 से ज़्यादा लोगों ने कुर्बानियाँ दी, 10,000 से ज़्यादा FIR सेडिशन की आ गई हैं, जहां ट्रैक्टर चला दिए गए, जहां पर उसको मजहबी मुनाफरत का रंग दिया गया। खुद सरकार ने कहा कि ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी कह के मजहबी रंग दिया उसको। फिर सरकार ने अपने मिनिस्टर्स को और अपने MPs को कहा कि आप समझा के आइए, लेकिन एक गलत बात समझाने की कोशिश की गई थी, इसलिए वो नाकाम हुए। गलत बात समझाने में जो प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि हम समझाने में नाकाम हुए, इसलिए कि गलत बात समझा रहे थे, इसलिए नाकाम हो गए। तो एक मूवमेंट, ये मालूम हुआ कि एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट अगर एक कॉमन और जर्नलाइज्ड एक आम आदमी से मुताल्लिक मूवमेंट है तो उसके सामने बड़ी से बड़ी वो ताकत है जो कहती है कि हम उनको भी माफी मांगना पड़ती है और एक माफी वीर गैंग सामने आता है। आपको भी मौका मिल गया है क्या अब एक बार फिर से CAA के झंडे को बाहर निकालने का?
या इसी बहाने एक बार फिर से उस विरोध के स्वर में आगे बढ़ ये जाएं? जिन नहीं है, जिन कोई नहीं है। जिन तो किसान मूवमेंट भी नहीं था, इसको भी जिन कहा गया। कौन सी संज्ञा है जो किसान मूवमेंट को नहीं दी गई? इस सबके बावजूद माफी भी, वीरों को माफी मांगनी पड़ी। और क्या होगा अब इन 700 लोगों का जिनकी कुर्बानियां मुझे चलिए बहुत खुशी हो रही है तस्लीम अहमद रहमानी साहब कि मैं आपसे सीएए की बात कर रही हूँ, लेकिन आप कृषि कानून को लेकर बात करें, किसानों के लिए कितना सोच रहे हैं आप, मुझे खुशी हो रही है। इसलिए कि सारे एक आम आदमी का था। और जहां तक सीएए का ताल्लुक है, आप देखिए यही सरकार थी जो कहती थी 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। आज तक रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बना पाई, आज तक आरआर नहीं बने, 2 साल गुजर गए। किस बात का विरोध कर रहे हैं? जगह बीएसएफ में आप जब खुद कह रहे हैं तो फिर किस बात का विरोध कर रहे हैं? उसकी जगह आपने उससे ज्यादा सख्त किया। आप नाकाम हुए आरआर बनाने में। और उसी डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वो औरतों का सबसे बड़ा मूवमेंट था इंडिया में जो सीए के खिलाफ चला था। आजादी के बाद औरतों का इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा नहीं हुआ कभी भी जितना बड़ा सीए के खिलाफ खड़ा हुआ। और आप आरआर बनाने में नाकाम हुए। आपने बीएसएफ में के एक्ट में और चेंज करके उसे 50 किलोमीटर तक करके वही तमाम आबादी आपके मुद्दे पर बात करती हूँ। आप कृषि कानून पर ले जाते हैं, आप आरआर पर ले जाते हैं। शहजाद, ये कृषि कानून हथियार मिल गया एक तरह से कहा जाए विपक्षी पार्टियों को भी, एक तरह से बस एक तरीका मिल गया, जरिया मिल गया। और अब ये हथियार नहीं मिसाल, आप अपने लफ्ज ठीक कीजिए मोहतरमा। हथियार नहीं है, मिसाल है जमहूरियत। ये मुझे नहीं पता था कि पीएफआई किसानी भी करती है और वहाँ पे सारे किसान हैं पीएफआई के लोग। हाथ काटने की बात तो करते, फसल कब से काटने लगे पता नहीं। बहरहाल मैं इनसे पूछा था, उन्होंने कहा सरकार के लोगों ने, अरे भाई पीएफआई हाथ काटता है, फसल कोई नहीं काटता, फसल तो आप वोट बैंक की काटते हो। अब सुन लीजिए, ऐसा है कि इन्होंने कहा सरकार ने किसानों को खालिस्तान कहा था। मैं अपना पूरा समय अभी तस्लीम रहमानी को दूंगा। सरकार का एक मुझे अधिकृत बयान जहां पे उन्होंने खालिस्तान कहा, क्योंकि उनकी 11 राउंड की बातचीत हुई। और यही झूठ और प्रोपेगेंडा पीएफआई फैलाती है, यही दंगे करवाने के काम पीएफआई करवाती है। कोई भी सरकार का अधिकृत मुझे एक बयान और आपके टेलीविजन चैनल पर बता दे जहां पर एक सरकार का मंत्री जो बात कर रहा था इनसे, इनको खालिस्तानी कह रहा है। बताइए तस्लीम रहमानी, वरना पीएफआई का असली चेहरा और एजेंडा सामने आ जाएगा। दूसरी बात, ये तो पहले से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। मैं कैसे घुसपैठ करूं किसानों के मामलों में? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब का बयान याद कर लीजिए। सबसे पहले तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब का बयान आया था कि ये सब खालिस्तानी है। क्या वो आधिकारिक नहीं था? वो चीफ मिनिस्टर है स्टेट की। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर है, क्या वो आधिकारिक नहीं था? उसके बाद कृषि मिनिस्टर ने कहा, तोमर साहब ने कहा कि खालिस्तानी और कौन कौन इनमें बैठे। आप कहां तक आप उसको डिफेंस कर सकेंगे? अब आपके घुटने झुक चुके हैं, लेकिन उसको आप लेकिन तस्लीम अहमद रहमानी साहब, जब हमें याद है सीएए के विरोध में जिस तरह की हिंसा, जिस तरह से हाल दिल्ली के थे, वो हम सभी के सामने। इफ्रा आपका भी रुक करूंगी, लेकिन आरपी सिंह साहब भी मेरे साथ में लगातार बने हुए हैं। आरपी सिंह साहब, जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए कि ये आपको नहीं लगता कि अब ये कहीं ना कहीं एक ऐसा, मैं जिन्न का दोबारा शब्द इसीलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अब ये एक ऐसा कदम सामने आ चुका है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक विरोध के स्वर आपके सामने है। यूएपीए लगाया गया जमानत पे। कोई जो हिंसा थी वो रूलिंग पार्टी के लोग फैला रहे थे, उन्होंने फैलाई, उनके बयानात रिकॉर्ड पे मौजूद है, सबको मालूम है। तो एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट को गंदा करने के लिए, ठीक है आरपी सिंह साहब, आपके सवाल का रिएक्शन ले लेती हूँ ना, जवाब ले लेती हूँ। तक न सिर्फ देश ने देखा है, रहमानी साहब, आरपी सिंह साहब से जवाब तो जानने दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो, उन्हें तो बोलने दीजिए। दिक्कत है कि रहमानी साहब एक कल्चर को बिलोंग करते हैं जो कि अनार्किस्ट कल्चर है। ये जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उसकी कल्चर ये है। असल में दिक्कत ये है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि वो जो 26 जनवरी पे लोग थे जो भाजपा के लोग थे, मैंने आपको रोक, रहमानी साहब मैंने आपको टोका नहीं, आपको पूरा मौका दिया। देखिए आप गलत कर रहे हैं। आप, मैंने आपको टोका नहीं, आपने खूब बोला, आपने खूब बोला। मैंने एक बार ही टोका। आप सुनिए आराम से, रहमानी साहब सुनिए आराम से, सुनिए पहले। आप कह रहे 26 जनवरी को जो गए थे वो भाजपा के लोग थे, तो उनको कांग्रेस की सरकार 2-2 लाख रुपए दे रही है। उन्हीं को 2-2 लाख रुपए कांग्रेस सरकार दे रही है। और कृपा कर 23 जनवरी में तारीख दे रहा हूं, 23 जनवरी का रणजीत सिंह बिट्टू, औजला और जीरा, ये 3 लोग थे कांग्रेस के, 2 सांसद, 1 विधायक। उनका बयान पढ़ लीजिए। जब उनकी जान बची वहां पर, वो उनको जान से हाथ होना पड़ता। उन्होंने कहा ये सबके सब खालिस्तानी है। भाजपा का एक बयान ही, और कृपा कर मेरा चैनल स्वीकार कर लीजिएगा।
खट्टर साहब ने कभी भी किसी भी किसान आंदोलन के नेता को खालिस्तानी का आप झूठ बोल रहे हैं। और जो मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। और अगली बात ये, अरे सुनिए सर, अरे सुनिए रेमानी साहब, सुनिए, अरे सुनिए रेमानी साहब, ये बता दीजिए सीए के चलते, सीए की बात करें जरा, आप जरा सीए की बात करें। सीए के चलते हुए देश में किस मुसलमान को दिक्कत है, देश के किस मुसलमान को कष्ट होगा सीए के चलते हुए? सीए देश के मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, देश के लिए, किसी के लिए नहीं है। सीए सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में उसकी प्रताड़ित किए जाएंगे। लेकिन रहमानी साहब, तो जो कानून है उसे समझिए, समझाइए तो क्यों बरगलाया जाता है? क्यों उस चीज की मूल जो रूप है उसको नहीं समझाया जा रहा? इरफा जान, करके दिखा दीजिए ना। बात 370 की अगर पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस करे, रहमानी साहब मुझे दूसरे पैनलिस्ट से भी सवाल करने दीजिए प्लीज। सुनिश्चित लागू होगा, आप चिंता मत करिएगा इस बारे में। इरफा जान, अगर हम बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, जम्मू कश्मीर, क्या आपको नहीं लगता पिछले वक्त के मुकाबले अभी जो जम्मू कश्मीर विकासशील डेवलप्ड जम्मू कश्मीर है, एक बार फिर से टूरिज्म बढ़ रहा है, वहाँ के जो युवा हैं, आप सोचिए वो आतंक की जगह अगर अब आर्मी कैंप का हिस्सा बन रहे हैं, अगर उस टीम का हिस्सा बन रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? ये तो 370 की खूबसूरती है, उसकी पॉजिटिविटी क्यों नहीं देखती है? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है मैडम, जिस डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं वो डेवलपमेंट कहाँ है? अगर आप चुपचाप का एक आंकड़ा देखिए, आप कहेंगे कि इतने पैसे आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो तो हर साल सेंटर से हर स्टेट को जाता है, कोई नई बात नहीं है। इसीलिए आंकड़े जो है वो झूठ। एक सेकंड प्लीज लेट मी एग्जैक्टली, तो वो क्योंकि वो भारत का अंग है। बिल्कुल आपने भी बात स्वीकार की, हर स्टेट को जाता है क्योंकि वो भारत का अंग है, तो भारत के अभिन्न अंग को और भी तो मूल स्वरूप दिया गया है। लेट मी, नो आई कैन नॉट स्पीक लाइक दिस, आई कैन नॉट स्पीक लाइक दिस, प्लीज आई कैन नॉट बी स्पीकिंग लाइक दैट। आरपी सिंह साहब, पहले इफ्रा की बात सुन लेते हैं। जी थैंक यू। जी, इसीलिए अगर आप डेटा देखेंगी, डेटा जो है झूठ नहीं बोल सकता। इफ्रा जान झूठ बोल सकती है, बीजेपी तो और भी झूठ बोल सकती है, डेटा झूठ नहीं बोल सकता। 2010 में जम्मू और कश्मीर में, अच्छा ठीक है, ठीक 2010 में बेरोजगारी जम्मू और कश्मीर में 3% थी, आज बेरोजगारी 22% है। और ये CMIE का डेटा है और पीरियोडिक लेबर सर्वे का डेटा है, बीजेपी का अपना डेटा है। अगर इतना वहां पे विकास हुआ है तो बेरोजगारी में 400% इंक्रीज क्यों है? क्योंकि बीजेपी जो है झूठ बोल बोल के नहीं, सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो हम सब देख ही रहे हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो तो हम सब लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं। कश्मीरी पंडित भी भाग रहे हैं यहाँ से, सभी लोग भाग रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तक कि एम्स की पत्थरबाजी कितनी कम हुई है बताइए? आपका धंधा बंद हो गया, जो पत्थरबाजों को पैसा बुलवाते थे, जो कंट्रोल से वहां पर पॉलिटिकल लोग, उनका धंधा बंद हो गया, वो बेरोजगार हो गए। जो पॉलिटिकल लोग पत्थरबाजों को पैसा पहुंचाते थे वो बेरोजगार हो गया। क्या मैं इनको जवाब दे दूं? जी 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 जी। ग्रेनेडबाजी में 40% इंक्रीज हो गया, चाहूंगी ग्रेनेडबाजी में 40% इंक्रीज हो गया। उस ग्रेनेडबाजी में 40% इंक्रीज का ये कुछ नहीं बोलते। ये तो वही, ये तो बौखलाहट ही है ना, जिस तरह से अगर ऐसी गतिविधियां बढ़ रही है। शहजाद देखिए, बार बार मेरी बहन इफ्रा बेरोजगारी 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 बता रही है। ये तो आंकड़े आपने भी बताया नैना जी। तो फिर क्या करें? कब्रिस्तान शमशान घाट, तो फिर क्या करें? कब्रिस्तान शमशान घाट, कब्रिस्तान शमशान घाट की राजनीति करें हम लोग? आप लोगों की तरफ शमशान घाट करते रहे। कब्रिस्तान में कितने लोग, शमशान घाट में कितने लोग कपड़ों से पहचाने जाते हैं, वो आपका वही पॉलिटिक्स करें हम लोग। कमी है, प्लीज आप लोगों की तरह शमशान घाट पॉलिटिक्स, शहजाद बात पूरी कीजिए। पॉलिटिक्स करें आप लोगों की तरह। इफ्रा जान, मैं भी आपको बीच में डिस्टर्ब कर सकता हूँ? मैं करता नहीं, मुझे बात करनी है। देखिए, इफ्रा जहाँ कह रही है कि पहले 3% अनएम्प्लॉयमेंट था, आज 22% हो गया, पर फिर भी पत्थरबाजी आज कम है और पहले ज्यादा थी। इसका मतलब ये है कि पत्थरबाजी इनके कराए जाने पर करते थे, बेरोजगारी की वजह से।
दावे जरूर रख रहे हैं। माफी के साथ में समय की पाबंदी है, समय कम है। आप सभी मेरे साथ में जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है, कृषि कानून के स्टेप बैक के बाद में जो अन्य कानून है अब उसको लेकर भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या बीजेपी या केंद्र सरकार अब खुद अपनी सेल्फ गोल में फंस चुकी है, क्योंकि जो आरोप चुनावी फायदे को लेकर अब लग रहा है, क्या यही अब आने वाले वक्त में और उलझा सकता है।